हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। बीएसएफ, इसकी जो स्थापना है वो किस युद्ध के बाद की गई थी, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बीएसएफ को बेसिकली कब बनाया गया था, कौन से वॉर के बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूरी भी है। और आपको पता होगा कि जो बीएसएफ है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स है, इसके अंतर्गत में ये बेसिकली आता है। तो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कौन से वॉर के बाद में इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। डिफेंस इन्वेस्ट्योर सेरेमनी 2026 फेज 2 के दौरान किसे परम विशिष्ट सेवा पदक, जिसको बोलते हैं पीवीएसएम, इससे सम्मानित किया गया। तो अभी आपसे पूछा गया कि हु वाज अवार्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम ड्यूरिंग द डिफेंस इन्वेस्ट्योर सेरेमनी 2026। तो अभी जो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 105 बहादुर सैनिक और अधिकारियों को सम्मानित किया है। और अभी जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी जो हुई है 2026, इसमें राष्ट्रपति भवन में जो ये कार्यक्रम हुआ, तो इसमें 105 ऐसे बहादुर सैनिक थे, इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया। लेकिन बात की जा रही है कि पीवीएसएम ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इनको जो है पीवीएसएम परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ये जो अवार्ड्स हैं वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग जो कोस्ट गार्ड है उनके उन जवानों को दिए गए जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये उनकी बहादुरी, लीडरशिप और बेहतरीन सेवाओं के लिए जो पुरस्कार हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग तरीके से मेडल्स जो है वो यहाँ पर वीरता पुरस्कार के तौर पर जो है 105 लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल जो पर्सन है वो है 105। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जैसे बड़े अधिकारी हैं, इन दो लोगों के नाम जो है इनके बेहतरीन कामों के लिए जो है इनको यहाँ पर मेडल से सम्मानित किया गया है। तो 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स और 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स हैं और 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स हैं। और इसमें जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं, ये वाइस चीफ ऑफ द एयर डिफेंस डेजिग्नेट है, तो इनको अवार्ड किया गया पीवीएसएम से। और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये आर्मी चीफ डेजिग्नेट है, इनको यूबीएसएम दिया गया। ठीक है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026? तो अभी भारत की टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट होता है ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026, तो इसमें बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 5 मेडल्स यहाँ पर अपने नाम पर किए हैं। तो 5 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 जो है ब्रॉन्ज यहाँ पर है। तो ये जो इवेंट है ये 23 से 29 जून 2026 तक कंडक्ट होता है। और ये जो 5 मेडल हैं, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मिले हैं ग्लोबल स्किल चैलेंज, और ये कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि चीन के जो संघाई में होने वाली जो वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराना। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस था वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के लिए। और भारत की ओर से 30 लोगों की बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर गई थी, जिसमें से 15 खिलाड़ी और जो 15 विशेषज्ञ हैं, 15 एक्सपर्ट हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। तो भारत की जो यूथ है, इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग और हेल्थ केयर जैसे जो मुश्किल क्षेत्र हैं इसमें अपना हुनर दिखाया। जो स्किल इंडिया मिशन की जो एक सक्सेस है उसको भी यहाँ पर दिखाता है। तो भारत की टीम ने अभी ऑस्ट्रेलिया में जो ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 था, तो इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। 3 गोल्ड के साथ में जो है कुल 5 पदक जीते हैं। अब जो ये टीम जो है वो चीन में होने वाली बड़ी जो वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन जो है उसकी प्रिपरेशन कर रही है, और वहाँ पर जो है अपना दमखम हम दिखाने वाले हैं। तो ये इवेंट पूछा जा सकता है कि ग्लोबल स्किल चैलेंज कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वह कौन सी सुविधा है जिसमें अल्पकालिक जो लिक्विडिटी है इसके प्रबंधन के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो जो है ये दोनों यहाँ पर शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो बैंकों को उधार देने के लिए जो है ना एक 50,000 करोड़ रुपए का एक इन्होंने मौका यहाँ पर दिया है, लेकिन बैंकों ने इस मौके का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया और सिर्फ 16,800 करोड़ रुपए ही केवल यहाँ पर उधार लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है इसके प्रबंधन के लिए जो रेपो और रिवर्स रेपो जो ये फैसिलिटी है, ऑपरेशंस हैं, ये इंक्लूड होते हैं। तो ये होते हैं जो LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है उसमें। तो बेसिकली ये जो पूरी प्रक्रिया है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है उसके ज़रिए की जाती है, ताकि बैंकों को ज़रूरत पड़ने पर जो है थोड़े समय के लिए जो है यहाँ पर पैसा मिल सके। और इस पर जो ब्याज की दर है वो है 5.26%।
थी और आरबीआई की जो आम ब्याज दर है 5.26 से थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर 25 से थोड़ी सी ये ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ एंड वेटेज एवरेज रेट है वो 5.26 था, स्लाइटली अबव द पॉलिसी रेट्स। अगर आप देखोगे रेपो रेट तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ही मार्जिन में, ठीक है। तो जब बैंकों को जो है कम उधार की ज़रूरत पड़ती है तो बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल कंफर्टेबल लिक्विडिटी जो है उसको ये लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब यही सीधी सी बात हुई कि बैंकों के पास अपना काफ़ी पैसा मौजूद है, इसके लिए उन्हें कम जो है अमाउंट की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए जो है ये लोग ये एलएफ फैसिलिटी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट 16,800 करोड़ रुपए ही आरबीआई के द्वारा जो है बैंक ने बोरो किए, जिसमें उन्होंने 50,000 करोड़ तक का नोटिफाइड जो अमाउंट है वो यहाँ पर रखा गया था। 4 डे वेरिएबल रेट रेपो बीआरआर ऑक्शन में ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बस ये पूछा जा सकता है कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए देने की जो पेशकश की थी, लेकिन बैंकों ने कितना अमाउंट लिया है, तो 16,800 लिया है। कम उधार लेने का मतलब ये है कि बैंक के पास जो कैश है इसकी कोई खास कमी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो नीलामी बैंकों को थोड़े समय के लिए जो फंड देने के लिए जो है ये आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म फंड था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। सरकार ने एनआईआईएफ में अतिरिक्त कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी यहाँ पर दी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार की जो कैबिनेट है इसने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको एनआईआईएफ बोलते हैं, तो एनआईआईएफ में 30,000 करोड़ रुपए जो है वो डालने का यहाँ पर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तो होगा क्या कि इस नए फैसले से सरकार का कुल निवेश जो है वो 30,000 करोड़ से बढ़कर जो है अब जो है वो 60,000 करोड़ का यहाँ पर हो गया है, ठीक है। 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है इसमें डालने का इन्होंने फैसला किया है। और जो एनआईएफएफ है ये एक तरीके का सरकारी निवेश प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत सरकार की जो है हिस्सेदारी पूछा जाए तो यह 49% स्टेक है। और इस नए पैसे का जो मुख्य काम होगा वो होगा एनआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2। तो इस नाम का जो है नया फंड इन्होंने एक बनाना है और इस फंड का लक्ष्य ये है कि 30,000 करोड़ रुपए जमा करना, ताकि देश के विकास वाले जो बड़े काम हैं वो तेज़ी से यहाँ पर हो सकें। तो ये फंड एक तरीके से बहुत मददगार के तौर पर काम करेगा, कैटलिक कैपिटल मॉडल के तहत जो प्राइवेट कंपनियाँ और जो विदेशी निवेशक हैं इनको भी भारत में पैसा लगाने के लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फ्रेश एलोकेशन जो है वो 30,000 करोड़ का है और इससे टोटल गवर्नमेंट कमिटमेंट जो है वो कितना हो गया 60,000 करोड़ का। और एनआईएफ शेयर होल्डिंग में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी है 49% है इस प्लेटफॉर्म में। यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन 2026 में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने यहाँ पर जीता है। तो विच इंडियन प्लेयर वॉन द सिल्वर मेडल एट द यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन 2026। तो भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत, तो इन्होंने यूएस ओपन 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में उन्हें जो चीनी ताइपे के खिलाड़ी हैं सू ली यांग, तो इनके खिलाफ जो है हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। तो इनसे ये जो सू ली यांग से इनसे हार गए और ये जो फाइनल मैच था वो 3 अलग अलग सेट में हुआ जिसमें इन्होंने 15-21, 21-16 और 9-21 से जो है ये वाला रिजल्ट रहा। और साल 2026 में श्रीकांत का ये पहला फाइनल था जिससे पता चलता है कि उन्हें लंबे समय तक बहुत शानदार जो वापसी है वो यहाँ पर की है, काफ़ी टाइम के बाद में जो है ये खेले हैं। फाइनल हार गए लेकिन टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और वे अभी भी अपने अगले बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिताब का जो है इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरी खिताब जो है ये साल 2015 का जो फ्रेंच ओपन है ये जीता था। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पर जो है क्या करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये काफ़ी बेहतर करेंगे और इनकी जो है एक वापसी काफ़ी समय के बाद हुई है, तो ये एक अच्छी वापसी के साथ में आगे कुछ बढ़िया करेंगे। यूएई की पहली इंटर एमिरेट यात्री रेल सेवा किस परियोजना के तहत शुरू की गई है। द यूएस फर्स्ट इंटर एमिरेट पैसेंजर रेलवे इज ऑपरेटेड अंडर विच प्रोजेक्ट। तो यूएई ने अपनी पहली रेल यात्री जो सेवा जिसको बोलते हैं पैसेंजर रेलवे, इसका एक सफल ट्रायल जो है वो पूरा कर लिया है। ये जो ट्रेन है वो आपकी बेसिकली पहले तो क्वेश्चन ये आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा है कि पहले जो इंटर एमिरेट रेल सेवा जो है किस परियोजना के तहत शुरू की गई, तो ये इनका एतिहाद रेल जो है उसके तहत इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और आप ऐसे समझें कि ये जो ट्रेन है वो फुजरहा को मोहम्मद बिन जायद सिटी स्टेशन जो अबू धाबी है उससे ये बेसिकली जोड़ने वाली है। तो कहाँ से ये जोड़ेगी, तो ये जोड़ेगी जो ये फुजरहा से लेकर जो अबू धाबी का जो जयद सिटी स्टेशन है, मोहम्मद बिन जयद सिटी स्टेशन, उसको ये कनेक्ट यहाँ पर करेगी।
और लोगों के लिए जो ट्रेन सेवा है वो 30 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपकी होगी 30 सितंबर 2026 से। और इस रेल प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने जो है एतिहाद रेल यहाँ पर रखा गया है। तो ये पूछा सकता है कि कौन सा रेल प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रखा गया है, तो ये एतिहाद रेल, जिसका मकसद ये है कि एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा को तेज़ और आसान बनाना। और धीरे धीरे ये निर्बाध आगे बढ़ेगा। दिसंबर 2026 तक जो है ये अल दफरा और मार्च 2027 तक शारजहाँ तक भी जो है ये पहुंच जाएगा। तो अल दफरा तक ये दिसंबर 26 और मार्च 27 तक जो है शारजहाँ तक यहाँ पर पहुंच जाएगा। और जो फ्रेट नेटवर्क है वो पहले यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, 2016 से चल रहा था, लेकिन अब जो है इन्होंने अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पहली यात्री रेल सेवा जो है उसका यहाँ पर सफल परीक्षण कर लिया है। व्हाट इज़ द 2026 थीम फॉर द नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया? आपको पता है कि 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो डॉक्टर्स डे है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये आपका 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन जो है हम डॉक्टर्स को थैंक्स बोलते हैं और उनके लिए हम डेडिकेट करते हैं। और बेसिकली जो दिन की है इसकी शुरुआत की गई थी एक महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में। तो पूछा जाए तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो है इनकी जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में पुण्यतिथि के अवसर पर जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन उन सभी डॉक्टर को समर्पित किया जाता है निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। जो डॉक्टर्स डे 2026 है इसकी मुख्य थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। मतलब यही है कि दूसरे का इलाज करते हैं और उनका ख्याल भी रखना हमें चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ये भी आपका जुलाई 1 1949 से स्टार्ट हुआ था। और पहली बार जो इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है ICI इसकी स्थापना हुई थी जो 1949 में यहाँ पर बनी थी। तब से हम इस डेट को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। CA डे 2026 का जो है एक खास जो है राष्ट्र निर्माण और डिजिटल बदलाव पर जो है देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है एक बड़ा कदम भी है। तो ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। जो इस बार फोकस है वो है नेशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ, GST कंप्लायंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है आपका चार्टर्ड अकाउंट्स CA डे का है बेसिकली, ठीक है। और एक है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, ये आपका जुलाई 1 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द PM फैमिली केयर ट्रैकर PM FCD पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड? तो अभी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इन्होंने गांधीनगर के गुजरात में जो है एक PM फैमिली केयर ट्रैकर जिसको बोलते हैं PM FCD इस नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये गांधीनगर में है और इसका मकसद ये है कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा जो है वो हर तबके तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो डिजिटल सिस्टम जो होगा इसमें बेसिकली क्या होगा, बच्चों के जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक का जो है उसका सही सेहत, पोषण और पढ़ाई जो है इसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। इसके लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जो BRN या फिर जो आभा ID है उसका इस्तेमाल जो है एक पहचान के तौर पर जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो 18 साल तक की उसकी उम्र, सेहत और जो न्यूट्रिशन है उसकी पढ़ाई का सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। ये सिस्टम अपने आप एक अलर्ट भेजेगा और किसी बच्चे का अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाए तो कोई बच्चा स्कूल छोड़ रहा हो तो किसी को पोषण की कमी, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पता चल पाएंगे। साथ ही इसमें हर परिवार के लिए एक हेल्थ जो पासपोर्ट है वो बनेगा जिससे उनकी मेडिकल हिस्ट्री और जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं इनकी जानकारी एक ही प्लेस पर यहाँ पर मिल पाएगी। तो ये हेल्थ पासपोर्ट्स यहाँ पर बनाने वाले हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एम्बार्क इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप EIDF के लिए एक ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट जिसको बोलते हैं ग्राम, इसके साथ एक यहाँ पर समझौता किया है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट जिसको बोलते हैं SOI विद द ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट ग्राम फॉर द एम्बार्क इंडियन डेवलपमेंट फेलोशिप EIDDF। तो अभी हुआ क्या है, बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको बोलते हैं MOSPI, तो इसके द्वारा जो है एक नई फेलोशिप की शुरुआत की गई है। तो इन्होंने ग्राम नाम की एक संस्था के साथ में जो है एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो SOI है ये यहाँ पर साइन किया है, ठीक है। और इस फेलोशिप के जरिए जो है 2 युवाओं को सरकार के साथ मिलकर जो है काम करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो 2 फेलोज़ हैं वो वर्क करेंगे MOSPI के साथ में पॉलिसी रिसर्च, गवर्नेंस, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा गवर्नेंस एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
और ये जो प्रोग्राम है वो आपका 8 महीने तक चलने वाला है और जिसमें 6-6 महीने के जो है अलग अलग चरण होंगे और इस काम के बदले जो चुनी गई प्रतिभाओं को हर महीने जो है 65,000 रुपये का जो मानदेय है, स्टिपेंड है, वो यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पर्पज़ से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टिपेंड कितना आएगा, तो 65,000 का स्टिपेंड यहाँ पर गवर्नमेंट दे रही है। Under which scheme has the central government recently announced financial assistance for the mango growers in Karnataka? तो अभी कर्नाटक के जो आम किसान हैं इनको बहुत नुकसान हो रहा था क्योंकि बाज़ार में आम के दाम बहुत गिर गए थे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इनकी अगुवाई में सरकार ने मदद का हाथ यहाँ पर बढ़ाए हुए हैं। तो मार्केट जो इंटरवेंशन स्कीम है इसके द्वारा, तो सरकार ने जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है इसके तहत 1.3 लाख टन जो तोतापरी आम है इसको खरीदने का यहाँ पर फैसला किया है कि हम इतना जो सामान है वो यहाँ पर किसानों से खरीदेंगे। तो इससे कोलार और चिकबाबलपुर, रामनगर और तुमकुर जैसे ज़िले के जो किसान हैं इनको इनकी फसल का सही दाम मिल पाएगा। सरकार ने आम का दाम जो है 1750 प्रति कुंटल तय किया है ताकि किसानों का जो है नुकसान यहाँ पर ना हो और किसानों को सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे ताकि उनको अपनी जो फसल है वो अगर उनको अपनी जैसी फसल है उसको अगर AMPC मंडी में बेचनी होगी तो सीधे सीधे उनको जो है अपने अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। अगर वो यहाँ पर नोटिफाइड जो APMCs मंडीज़ हैं वहाँ पर जाते हैं तो ये चीज़ें डायरेक्टली फार्मर्स को बेनिफिट के तौर पर यहाँ पर दी जा रही हैं। Under the Jan Biswas Amendment of the Provisions Act 2026, amendments have been made to which act? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इन्होंने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ बड़े बदलाव किए हैं ताकि अस्पताल और क्लिनिकों को अपना काम जो है करने में थोड़ी आसानी यहाँ पर हो। तो आपसे जो कहा गया है कि जन विश्वास जो संशोधन अधिनियम है 2026 के तहत किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो ये जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 है इसमें इन्होंने बदलाव किया है और अब नए बदलाव के साथ जो इसका नाम है वो क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है जन विश्वास संशोधन एक्ट 2026। So जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन एक्ट 2026 टू रिड्यूस द कंप्लायंसेस बर्डन एंड प्रमोट द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, तो पहले क्या होता था, छोटी मोटी गलतियों पर भी कानूनी केस जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो हो जाता था, लेकिन अभी से हटा दिया गया है। अब छोटी गलतियों के लिए जेल या केस के बजाय सिर्फ पेनाल्टी है वो यहाँ पर लगेगी, जिससे डॉक्टर और अस्पतालों का जो डर है वो थोड़ा सा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो फियर था वो यहाँ पर कम होगा। और सुधारों के तहत अब किसी भी जुर्माने को लगाने से पहले अस्पताल को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, मतलब कि जो राइट टू हियरिंग है वो यहाँ पर रहेगी। और सरकार जो है अब उस बड़े मिशन का एक हिस्सा बना रही है जिसके तहत कई पुराने कानूनों को आसान जो है वो बनाया जा रहा है ताकि कामकाज में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता यहाँ पर रहे। तो पेरेंट एक्ट था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, अब इन्होंने रिफॉर्म करके इसको कर दिया है जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2026। गैजेट जो नोटिफिकेशन है वो 8 अप्रैल 2026 का है। स्कोप यही होगा कि जो रेशनलाइज 79 सेंट्रल एक्ट्स अक्रॉस द 23 मिनिस्ट्रीज 35 हेल्थ सेक्टर जो प्रोविजंस हैं इनको अमेंड यहाँ पर किया गया है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजुकेशन है उसमें जो एक तरीके से जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है उसमें थोड़ी सी राहत यहाँ पर दी गई है। Amazon has announced a total investment of the how many $billion in India between 2026 and 2030। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अमेजॉन के CEO हैं एंडी जेसी, तो इन्होंने अभी मोदी जी से मुलाकात की और भारत में निवेश बढ़ाने का वादा किया। तो अब भारत में 2030 तक कुल 48 अरब डॉलर का जो 48 बिलियन US डॉलर है इसका निवेश किया जाएगा। इसमें जो 13 अरब डॉलर का बड़ा हिस्सा है वो भारत के AI और क्लाउड तकनीकी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ में जो ये जो निवेश है इससे मुंबई और हैदराबाद में डेटा सेंटर बढ़ाए जाएंगे जिससे भारत का जो डिजिटल सिस्टम है वो यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और अमेजॉन की जो अमेजॉन नाउ सेवा है जो सामान की जल्दी डिलीवरी करती है भारत के 300 से ज़्यादा शहरों में शुरू यहाँ पर की जाएगी। तो अमेजॉन नाउ को यहाँ पर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो निवेश है वो केवल नौकरियों के लिए अवसर पैदा ना करेगा बल्कि भारत के जो छोटे व्यापारी हैं तो इनको भी यहाँ पर तकनीकी से जोड़ेगा। तो इस वजह से ये कदम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। India's first Easy Connect International Hub and Spoke service was launched from which city?
भारत में पहली इजी कनेक्ट अंतर्राष्ट्रीय हब एंड स्पोक सेवा जो है वो किस शहर से शुरू की गई है? तो ये बनारस से शुरू की जाती है। तो भारत सरकार और एयर इंडिया ने मिलकर बनारसी एयरपोर्ट से जो है इजी कनेक्ट नाम की एक नई सर्विस शुरू की है। तो इसके तहत क्या होगा कि यात्री जो है वाराणसी में ही अपना चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स, जैसे कि इमिग्रेशन और कस्टम्स की जो औपचारिकताएं हैं इन काम को पूरा कर लेंगे। इसके बाद जब यात्री दिल्ली जैसे मुख्य हब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उन्हें दोबारा से ऐसा औपचारिकताएं करने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधे अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ सकते हैं। तो इस सर्विस की शुरुआत जो है केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है किंजारापू राम मोहन नायडू जो है इन्होंने की है। तो इसका मकसद ये है कि भारत के छोटे शहर जो टीयर 2 टीयर 3 हैं तो इनको दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर जोड़ना। तो इस वजह से जो है ये कहा गया है। और अब जो सरकार इस मॉडल के को जो है अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, गोवा और मुंबई जैसे बड़े शहरों पर भी ये योजना बना रही है ताकि हम इस पर भी इनको पहुंचाया जा सके। ठीक है। Which rule has been recently amended by the Health Ministry for the track and trace mechanism of the medicines? हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्रालय इनके द्वारा दवाओं की ट्रैकिंग के लिए किस नियम में संशोधन यहाँ पर किया गया है? तो अभी क्या हुआ है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इन्होंने अब दवाओं पर QR कोड लगाना जो है अब अनिवार्य कर दिया है ताकि नकली दवाओं की पहचान आसानी से हो सके। तो जो ड्रग रूल्स 1945 है इसमें यहाँ पर चेंज किया गया है और अब जो QR कोड अब सिर्फ आम दवाओं पर ही नहीं बल्कि वैक्सीन हो गया, कैंसर की दवाएं हो गई और नशीली दवाएं जो नार्कोटिक एंड द जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं तो इसके ऊपर भी यहाँ पर लगाया जाएगा। इट्स कोड्स के लगाने से क्या होगा, दवा के बारे में पूरी जानकारी होगी, जैसे दवा का नाम, बनाने वाली कंपनी का नाम, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो बदलाव हो रहा है ये ड्रग्स रूल्स 1945 का जो मेन रूल है उसमें ये हो रहा है और इसके तहत इसमें एक शेड्यूल जो है H2 यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो जो शेड्यूल H2 है इसको यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो इस सिस्टम का मकसद ये है कि जो असली दवाओं को ट्रैक करना ताकि नकली दवाओं को रोका जा सके और जो एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंट्स हैं AMR जैसी गंभीर समस्याओं से यहाँ पर निपटा जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा इनका एक पहल है मैं कहूँगा। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट रिसेंटली लेड द स्टडी ऑफ द FXT इवेंट? तो अभी जो वैज्ञानिक है इन्होंने फास्ट एक्सरे ट्रांजिट्स जिसको बोलते हैं FXTs नाम से बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली एक्सरे जो है इसके बारे में जो है नई जानकारी यहाँ पर खोजी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये बेसिकली है और ये जो इन्होंने खोज की है FXT इवेंट की, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, तो ये जो धमाके होते हैं ना वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि अंतरिक्ष में किसी बड़े तारे के फटने, कोलैप्स करने से या दो न्यूट्रॉन तारों को आपस में टकराने, मर्जर से पैदा होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने 7 नवंबर 2024 को आइंस्टीन प्रोब, मतलब कि जो आइंस्टीन प्रोब इस मिशन के जरिए एक EP24 करके कोड है इस नामक एक जो इवेंट है इसको यहाँ पर डिटेक्ट ये पकड़ा था। ठीक है। तो ये डेट का नाम आप समझ सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, तो इन्होंने ऐसी घटना को जब पकड़ा तो भारतीय वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने के लिए भारत में स्थित जो टेलीस्कोप जैसे कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है और ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है इसका यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। तो वैज्ञानिकों ने इस धमाके के बाद जो रेडियो काउंटर पार्ट था इसको ढूंढ लिया जिससे ये पक्का हो गया कि ये घटना कितनी बड़ी यहाँ पर थी। और ये जो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान है IAA इसके वैज्ञानिक ने इस पूरी रिसर्च को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर निभाया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस घटना को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाया है। नई जलवायु अवलोकन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? द न्यू क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड वेयर? तो ये आपको बताना है। तो ये इस्टेब्लिश किया जाएगा देवस्थाल में। ठीक है। तो जब न्यू क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन जो है वो आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये बेसिकली देवस्थाल में। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इसको IITM बोलते हैं, तो पुणे एंड द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑब्जर्वेशन साइंसेज अराइज नैनीताल, तो इन दोनों ने मिलकर जो है एक यहाँ पर MOU साइन जो है वो यहाँ पर किया है ताकि जो क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन जो है उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा काम किया जा सके। और ये जो समझौता है वो अगले 50 सालों में जो है इसके लिए मान्य रहेगा, जिसका मकसद ये है कि मौसम की सटीक जानकारी इकट्ठा करना। तो वैज्ञानिक जो है वो हवा की मिट्टी, नमी और ग्रीन हाउस जैसी गैसें इन चीज़ों पर जो है यहाँ पर रिसर्च करेंगे, इन पर नज़र रखेंगे। ये जो काम है सरकार का जो मिशन मौसम है उसका यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हाल ही में किस रेजिडेंट ने अग्निवीरों के कौशल विकास के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय GNDU के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर यहाँ पर हस्ताक्षर
किए हैं। तो अभी क्या हुआ है कि भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट है, इन्होंने अमृतसर की जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है GNDU, इसके साथ एक समझौता यहाँ पर किया है। और जो सिख रेजिमेंट है, तो जब ये MOU साइंड हुआ है तो इसमें जो हमारे अग्निवीर हैं, इनको सेना में नौकरी के लिए साथ साथ पढ़ाई करने का मौका जो है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए ये MOU साइंड हुआ है। तो अग्निवीर अपनी सर्विस के दौरान 6 महीने का डिप्लोमा या 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री जैसे BA BCom BSc ये सब चीज़ें यहाँ पर BCA वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो अपने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो ODL प्रोग्राम्स हैं इसका इस्तेमाल करेगी, जिन्हें UGC से जो है ऑलरेडी परमिशन यहाँ पर मिला है। तो इस पहल से क्या होगा, जो अग्निवीर होंगे इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और सेना से हटने के बाद जो उनके पास नौकरी पाने के बेहतरीन मौके यहाँ पर रहेंगे। अगर वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आगे उनके पास और भी अटैम्प्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। दूसरी चीज़, हाल ही में किस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता छात्रवृत्ति योजनाओं से हटाई गई है? विच सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट हैज़ रिसेंटली बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्कॉलरशिप स्कीम। तो अभी क्या हुआ है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो इसको यहाँ पर इन्होंने हटा दिया है। तो अभी ये क्यों किया गया? क्योंकि अब स्कॉलरशिप लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, जिसको बोलते हैं DOSG, डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो इन्होंने रिमूव कर दिया है। SC ST और OBC छात्रों के लिए एक बड़ी राहत दी है। इससे पहले हर साल करीब 1.2 करोड़ छात्राओं को जो है इसका बेनिफिट होगा अब आगे, और उनकी जो कागजी कार्रवाई जो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ताकि ज़्यादा चक्कर उनको काटने नहीं पड़ेंगे। तो सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए जो रजिस्ट्रेशन करने हैं उसको ट्रैक और वेरिफिकेशन करने के लिए जो सेतु नाम का एक नया पोर्टल है ये भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट पोर्टल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में ITLOS के न्यायाधीश के रूप में कौन निर्वाचित यहाँ पर हुए हैं? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के जो प्रोफेसर हैं उनका नाम बताओ जो ITLOS के न्यायाधीश के रूप में आए हुए हैं। तो ये हैं बिमल N पटेल। तो भारत के प्रोफेसर बिमल N पटेल को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, तो जिसको बोलते हैं ITLOS, इसका जज यहाँ पर चुना गया। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो समुद्र से जुड़ा जो कानूनी विवाद होता है इसको सुलझाती है। तो इनका कार्यकाल जो है 2026 से 35 तक होगा, यानी पूरे 9 साल के लिए जो है इनका कार्यकाल यहाँ पर होने वाला है। और यूनाइटेड नेशंस की बैठक में जो चुनाव हुआ इसमें 115 वोट मिले। वे 1 अक्टूबर 2026 को अपना पद संभालेंगे और जो नीरू चड्ढा है इनकी जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 2026 में ख़त्म हो गया। जज के तौर पर उनका काम समुद्र की सीमाएं तय करना और जो समुद्री संसाधन है जैसे मछली और अन्य खजाने, इनकी रक्षा और इनसे रिलेटेड जो विवाद है इसको यहाँ पर सुलझाना। कादिया ब्यास रेल परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि द कादिया व्यास रेल परियोजना जो प्रोजेक्ट है इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो केंद्र सरकार ने पंजाब में जो कादियान व्यास जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसको फिर से जीवित कर दिया है, तो पंजाब में ये है बेसिकली। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, करीब 100 साल पहले जो ब्रिटिश काल के दौरान 1928 से 29 में जो मंजूरी के लिए आया था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में लगभग 40 किलोमीटर लंबी जो रेलवे लाइन है वो बिछाएगी, जो कादियान और ब्यास अमृतसर को यहाँ पर जोड़ेगी। गुरदासपुर से अमृतसर को ये लाइन यहाँ पर जोड़ने वाली है और इसमें जो खर्चा आएगा वो 1400 करोड़ का होगा। सबसे अच्छी ये है कि इस नई लाइन पर जो कवच सिस्टम है ये यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि 2 ट्रेनें आपस में कोलाइड यहाँ पर ना हो पाएँ। तो ये की हाइलाइट्स हैं, इसको भी आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी PDF में ये डेटा आपको मिल जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दूंगा, इन 5 के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। और लास्ट जो आंसर्स थे वो ये थे, आप लोग अपने अपने मैच यहाँ पर करा सकते हैं। PDFs आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो फटाफट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अगर कोई डाउट आता है तो 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएँ। थैंक यू वंस अगेन।